आज़ादी के बाद भारत के भविष्य को आकार देने के लिए नेताओं ने शिक्षा को अपना सबसे शक्तिशाली टूल बनाया। तो चलिए उन दूरदर्शी कमीशंस की कहानी में चलते हैं जिन्होंने भारत की बौद्धिक नींव रखी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे सीखने के तरीके पर असर डालती है। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। 1947 में ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसका जवाब महलों या संसदों में नहीं बल्कि क्लासरूम्स और यूनिवर्सिटीज में गढ़ा जाना था। पर सवाल था कि शुरुआत की कहां से जाए। तो कहानी शुरू होती है 1948 में, आज़ादी के ठीक 1 साल बाद, जब इस नए नए राष्ट्र ने अपने लोगों का भविष्य बनाने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। और इस कोशिश को लीड करने के लिए चुना गया एक जाने-माने दार्शनिक और राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उनका मिशन भारत की यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना था। अब जरा एक दशक से भी ज्यादा आगे चलते हैं। 1964 में भारत एक और अहम मोड़ पर खड़ा था। अब फोकस सिर्फ यूनिवर्सिटीज से हटकर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम पर आ गया था। और इस बार भारत की पूरी एजुकेशन स्ट्रक्चर को फिर से परिभाषित करने का काम सौंपा गया एक माने हुए वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी को। तो डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर कोठारी, ये 2 नाम और ये 2 तारीख है भारत की एजुकेशनल जर्नी के, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए कि एक राष्ट्र अपना भविष्य कैसे बनाता है, भारत के नेताओं ने एक मजबूत एजुकेशनल फ्रेमवर्क बनाने पर ध्यान दिया। और इसकी शुरुआत उन्होंने की बिल्कुल ऊपर से। तो पहला स्ट्रैटेजिक कदम क्या था? देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना, क्योंकि भविष्य के लीडर्स, एक्सपर्ट्स और थिंकर्स बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को सुधारना जरूरी था। तो हुआ ये कि भारत सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, यूनिवर्सिटीज की हालत का एनालिसिस करना और सुधार के लिए सुझाव देना। ये आप कह सकते हैं भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट था। तो कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे। इन्हें आप 3 पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। पहला, जनरल एजुकेशन, जो एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करे। दूसरा, लिबरल एजुकेशन, मतलब ऐसी तालीम जो सिर्फ फैक्ट्स न रटाए बल्कि सोचने का तरीका और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे। और तीसरा, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, जो देश को जरूरी स्किल्स दे सके। अच्छा, अगस्त 1949 में जो रिपोर्ट सौंपी गई वो अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए काफ़ी जानी जाती है। इसमें 10 की जगह 12 साल की प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात कही गई। यूनिवर्सिटीज के लिए कम से कम 180 वर्किंग डेज का सुझाव दिया गया और एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग जैसे नेशन बिल्डिंग फील्ड्स पर जोर देने की बात हुई। और देखिए, ये सिफारिशें सिर्फ कागजों पर ही नहीं रह गईं। कमीशन की रिपोर्ट का सीधा नतीजा ये हुआ कि 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की स्थापना हुई। 1956 तक तो इसे संसद के एक एक्ट के जरिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया, जो आज तक भारत में हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट कर रही है। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटीज पर ध्यान देना काफी नहीं था। भारत को एजुकेशन के सभी लेवल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी की जरूरत थी। तो 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना हुई। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा था। इसे पूरे देश के लिए एजुकेशन का एक पैटर्न तैयार करना था, और इस बड़े काम में मदद के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया था। इस कमीशन का काम सिर्फ एक और रिपोर्ट तैयार करना नहीं था। नहीं, इसने कुछ बहुत बड़ा और स्थायी बनाया। कोठारी कमीशन की सिफारिशों से ही सीधे सीधे 1968 की ऐतिहासिक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जन्म हुआ। और इस पॉलिसी ने कुछ, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज सामने रखे, जैसे 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और एक ऐसा सिस्टम जो वक्त के साथ बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके। अच्छा, अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये वो सेक्शन है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कंपैरिजन टेबल है, ये दोनों कमीशंस के बीच के मेन डिफरेंसेस को याद रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है। देखिए, राधाकृष्णन कमीशन 1948 फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, और इसका नतीजा था UGC का बनना। वहीं कोठारी कमीशन 1964, इसका स्कोप नेशनल था, और इसने 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की नींव रखी। बिल्कुल सिंपल और सीधा। तो अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मकसद था भाषाई सद्भाव और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना।
इसमें आइडिया ये था कि छात्र अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी सीखें ताकि वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल्स पर कम्युनिकेट कर सकें। यह प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की ओर से है, जो सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रदान करने के लिए समर्पित है। अगर ये एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगा हो तो ऐसे और भी कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 75 साल से भी ज्यादा समय के बाद इन शुरुआती कमीशंस के फैसले आज के एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उनकी विरासत आज भी आधुनिक भारत की क्लासरूम और सोचने के तरीकों में जिंदा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।